ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको एक बार फिर से एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन उम्मीद नौ में वेलकम कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस ट्रांसमिशन से हम अपने उन बहन भाइयों की मदद कर सकेंगे जो कि इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। नौशहरा में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे शाहजेब मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं और फिर जो हमारे स्टूडियोज़ के गेस्ट हैं उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शाहजेब, आप से देख रहे हैं कितनी बड़ी तबाही हुई और इसकी तबाही के बाद जो रिहेबिलिटेशन का अमल है क्या वो स्टार्ट हो सका, रिलीफ का ऑपरेशन है वो कितना मौसर तरीके से जारी है यहाँ पे? बिल्कुल जुनेद, अगर नौशहरा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा और DI खान, कालाम, ये तीन अजला जो हैं ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। सैलाब ने इनको सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2,30,000 अफराद जो हैं सैलाब की वजह से बेघर हुए हैं और उनके जो हैं जो मकान हैं या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हुआ है। तो इस तरह से मजमूई तौर पे जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो ये तखमीना लगाया है, ये कोई टोटल इन्होंने 68 अरब रुपए जो हैं उसका तखमीना लगाया है कि ये सैलाब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में ये नुकसान हुआ है। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो जाबहक अफराद हैं जिनकी तादाद 267 है, जो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से वो हुए जाबहक हुए हैं, उनको 8 लाख रुपए उनके लवाहिकीन को फौरी तौर पे देने का ऐलान किया है। इसी तरह ज़ख्मियों के लिए भी 1 लाख और 60,000 रुपए जो हैं वो ज़ख्मियों को देने का इन्होंने सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है। अब अगर स्पेसिफिक नौशहरा की बात की जाए तो नौशहरा में जो है 77 जो रिलीफ कैंप लगाए गए थे वो गुज़िश्ता रोज़ से ख़त्म कर दिए गए हैं और इन लोगों को जो है वो आबाई इलाकों में मुंतकिल करने की इन्होंने हुक्म भी दिया है, मुंतकिल किया भी है। अब जब हालांकि रिलीफ का काम पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन मुतासरीन यहाँ पे आ गए हैं और अभी तक इन्होंने रिलीफ का काम शुरू नहीं किया। तो जो मुतासरीन हैं वो रोडों पे हैं, सड़कों पे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनके साथ वो तपती धूप पे जो हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। हम ये वैसे बड़ा अलमिया हमारी टीम मौजूद है। जिस तरह से शाहजेब आप बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने सूरत हाल से आगाह किया कि एक तो हम वो बर वक्त इकदाम भी ना कर सके जो कि हमें इंडिकेशन करनी थी कि पेशन गोई है, फोरकास्ट मौजूद था कि इतने बड़े पैमाने पर बारिशें हो सकती हैं, तबाही हो सकती है, वो इकदाम भी बर वक्त ना कर सके और उससे बड़ा अलमिया ये कि रिलीफ के इकदाम में भी सुस्त रवि का मुजाहरा देखा जा रहा है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ जो रिलीफ के कैंप्स लगाए थे हमारे शाहजेब जो नुमाइंदे वो बता रहे हैं कि वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। हमारे साथ अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले से नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हमने देखा है अल-खिदमत 1990 से जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के कई डिज़ास्टर आपकी जो फाउंडेशन है उसने देखे भी हैं, रेस्क्यू भी किया है, लोगों को रिलीफ भी दिया है। हर साल इस हवाले से पेशगोई की जाती है। एक ऑब्वियस सी बात है कि बारिशें होनी है, सैलाब आने हैं और इक़दामात के हवाले से हम देखते हैं तो हम शायद जहां पहले 30 साल या 40 साल पहले खड़े थे अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, शायद उससे भी गई गुजरी सूरत हाल है। तो क्या वजह है डॉक्टर साहब, आप लोग चूंकि जिस तरह से अल-खिदमत फाउंडेशन वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वजूहात आप देखते हैं? कोई ऐसे चैलेंजेस हैं या हमारी प्लानिंग ही नहीं है इसको लेके? बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसमें सवाल आपका काफ़ी जो कई जवाब मांगता है, लेकिन मैं उसके 1-2 पहलू ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ये जो नुकसान हुआ है ना, ये 3 तरह के पानी से होता है। एक तो दरिया का पानी है कि जैसे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया और वो 5-6 लाख का रेला कहीं से गुजरता है तो आपको नुकसान पहुँचाता है। दूसरा ये कि पहाड़ों से पानी जो है ना वो इकट्ठा होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इकट्ठा होकर नीचे उतरता है, तो जो भी उसकी चीज़ सामने आती है उसको तबाही करता है। फिर तीसरा जो है ना वो शदीद बारिशें होती हैं, तो बारिशों में जो कच्चे घर होते हैं, जो कमज़ोर घर होते हैं, तो उनका लोकली एक नुकसान होता है। तो जो तीनों तरह के नुकसान जो हैं, इन तीनों तरह के नुकसान के लिए अलग अलग से एक मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। लेकिन मैं सिर्फ आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, जिसका मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आप हमने उम्मीद नौ के नाम से ये काम शुरू किया, और मैं आपका ख़ुसूसी तौर पर इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब पिछले हफ्ते मैं राजनपुर में था तो आपकी टीम भी सबसे पहले राजनपुर पहुँचने वालों में हमारे साथ थी, बल्कि उससे आगे वो तौसा शरीफ तक भी ये लोग आपके लोग गए थे और आपने वहाँ पर जाकर और ग्राउंड पे वो एक्सपीरियंस भी शो कीजिएगा जहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए थे, एक बंद की ज़रूरत थी, वो तजुर्बा अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। इसमें ना मैं आपकी जो सब ज़रूरत पूरी बात करते हुए हम रास्ते में आ रहे थे तो वो मतलब एक
आप ये समझें कि ज़िंदगी का एक नाकाबिल फरामोश वाक़या था कि भी वहाँ पे रोड कोई गुजर रही है और उसका बंद जो है ना वो 3 दिन से टूट रहा है और आखिरी 4-5 फुट बंद रह गया है और वो टूट जाएगा। और वहाँ पर वो लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि जहाँ पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि सरकार आए यहाँ पर आकर वो जो है ना वो गार्डर लाए, कोई पत्थर रखे, क्योंकि हम तो ज़्यादा इर्द गिर्द से अपने ट्रैक्टरों से मिट्टी रख सकते हैं, घरों को, फसलों को बचा सकें वो लोग। और उन्होंने कहा ये मेरे पास 3 लाख रुपया था वो हमने खर्च कर लिया। अगर ये बंद टूट गया तो 7,000 एकड़ जो है ना ज़मीन पर, हमने इमीडिएटली उनको 50,000 रुपया दिया। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने ना फटाफट अपनी ट्रालियाँ ली और वहाँ पर तो डॉक्टर साहब इस तरह तो कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे अगर बर वक्त उस लोगों को फैसिलिटेट किया जाता तो बहुत सारी चीज़ों को बचाया जा सकता है। जिस तरह से हमारी ज़राई फसल भी तबाह हुई है, अगर हम फसलों के हवाले से ही बात करें। आपकी बात दुरुस्त है जी। असल में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ना जी, आफत तो रब की तरफ से है, लेकिन हमें तो हुक्म सिर्फ अपने इंतजाम करने तक ही है। तो जो हमारे इंतजाम के उसमें 3 बहुत बड़े कसूरवार हैं। एक कसूर तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको छोड़ते हुए 3 बड़े इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो कसूरवार हैं। पहली कसूर तो हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत का है, वो ज़िले की हो, सूबे की हो, कुछ भी हो, जो उन लोगों को उन पानी के रास्तों के ऊपर मकान बनाने की इजाज़त देती है, फिर उनको बिजली, गैस, पानी सारा कुछ देती है, उनकी रजिस्ट्री भी करते हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं, यानी इल्लीगल काम करने के लिए पूरा फैसिलिटेट किया जाता है। फिर वो वहाँ पर वो लोग हैं जो उन आम ज़रूरी ज़मीन को आबादियों में तब्दील करते हैं। वो ठेकेदार हैं, कुछ हैं, और उनको कुछ नहीं पता कि भी यहाँ से पानी गुजरना है नहीं गुजरना। वो मैं जाता हूँ, वो कहते 30 साल से पानी नहीं आया। पानी का कोई टाइम टेबल तो नहीं है ना कि अगले साल नहीं आएगा, किसी साल। तीसरा वो लोग भी हैं कि जब हम छोटी सी चीज़ लेते हैं, मैं कहता हूँ, मिसाल देता हूँ कि आलू खरीदते भी 6 दफ़ा उठा कर देखते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी की कमाई एक ऐसे नाले के ऊपर जगह लेकर लगा रहे हैं जहाँ से किसी वक्त इसका कोई भरोसा नहीं कब तबाह हो जाए। बिल्कुल, ये बड़े अहम शोबे हैं, बहुत अहम मामलात हैं जिसके ऊपर सबकी तवज्जो होनी चाहिए। इस पर मज़ीद भी आपकी रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर अली गुल साहब, आप किस समझते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? जो माजी में नुकसानात हुए उसे तो हम सबक नहीं सीखे, लेकिन आज जिस आफत से हम गुजर रहे हैं, आइंदा इससे कम नुकसान हो सके जानी माली तौर पर क्या होना चाहिए? आपका जुनैद बहुत वैलिड पॉइंट है यहाँ पे। जैसा मांगट साहब कह रहे थे कि 3 किस्म के हमारे पास अप्रोचेस या 3 किस्म की फ्लडिंग हमने देखी हैं, और इसके ऊपर हम अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह आपने कहा कि उसका सबसे ज़्यादा कसूर आपने गवर्नमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम डाला, और वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हर साल हम प्लानिंग करते हैं, हम हर साल प्री फ्लड प्लानिंग करते हैं। एक मीटिंग होती है, तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, और वो मानसून के बाद एक और मीटिंग होती है, उसमें हम देखते हैं कि कितना हमारा नुकसान हो जाता है। और इन दोनों मीटिंग्स के अंदर इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सी कि एक्चुअली किस तरह की प्लानिंग की गई थी उस सैलाब से निपटने के लिए, क्योंकि हर साल का ये हमारा एक इवेंट है जिसकी हमें पता है कि इस वक्त बारिशें होनी है, कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई इसमें सरप्राइज़ नहीं है। एवरी ईयर वी नो कि इस तरह होना है। तो हमारी उसमें किस तरह की प्लानिंग थी, और उन प्लानिंग में यानी वो कागजों तक रही या वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हम इम्प्लीमेंट नहीं किया ऑन ग्राउंड कर सके। अच्छा डॉक्टर अहमद, ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हमने क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पे ज़रूर टच करना है। ऑब्वियसली नासा ने भी रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये आइंदा आने वाले साल इससे मजीद सवेयर होंगे इस तरह के डिजास्टर को। पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर अहमद आपको क्या लगता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज पे क्या फोकस है? दो कि हम उन ममालिक में हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे उस तरह से, लेकिन इफेक्ट होने में या इम्पैक्ट आने में हमारा सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान इसमें इफेक्ट हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं किस तरह के शॉर्ट टर्म गोल्स को अगर हम अचीव करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाए तो वो क्या हो सकता है? मेरा बहुत पर्टिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस वक्त हम सबको सोचना है, स्पेशली हमारे जो पॉलिसी सर्कल्स हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम अभी क्लाइमेट इनइक्वालिटी कहते हैं, जिस तरह हमारी कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस में कम है लेकिन हम उसे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इससे आगे निकल के, विक्टिम माइंडसेट से निकल के हमने ये सोचना है कि हमने अपने आप को बचाना कैसे। क्लाइमेट एडेप्टेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश की हम एग्जांपल हमने उस दिन भी दी थी कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रोटेक्ट किया है, अपने आप को रेजिलिएंट बनाया है, अपनी कम्युनिटीज़ को रेजिलिएंट बनाया और कम्युनिटीज़ के साथ मिल के काम किया है। हम अपनी कम्युनिटीज़ के साथ हम देख सकते हैं ये जिस तरह इस वक्त हम देख रहे हैं कमर शदात कोट, दादू और बहुत सारे बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ पे
प्राइवेट प्रॉपर्टी भी तबाह हो गई है, घर तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और साथ साथ हमारा हुकूमत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो गया। तो क्या ये पहले भी कई दफ़ा हुआ है? कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल इस तरह की सिचुएशन बनती है और वहाँ पे हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होता है। तो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है। इट्स वेरी इजी टू इंटीग्रेट इट विद इन डेवलपमेंट प्लान्स। हम अभी जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, अभी हमारा रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होगा, वही स्कूल दोबारा बनाएंगे, डॉक्टर अहमद, हम इसको बात को कंटिन्यू भी करेंगे। हम चाहेंगे क्योंकि हमारे एंकर पर्सन रहमान नज़र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से रहमान आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, क्योंकि आपने भी ऑब्वियसली अपने प्रोग्राम्स के अंदर पिछले माजी में भी आप काफ़ी अरसे से ऑन ग्राउंड सिचुएशन को भी कवर करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा माजी में भी कई ऐसे वाक़यात होते हैं, कई ऐसे डिज़ास्टर आते हैं, लेकिन हम उससे कुछ लर्न नहीं करते। इनफैक्ट अब तो सिचुएशन हमें लग रहा है कि बद से बदतर होती चली जा रही है। तो इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, हमारा सबक क्या है? हमने यही सबक सीखा है कि सैलाब आएगा, हम बाहर से कुछ और पैसे मांग लेंगे, बाहर के लोगों से कुछ और पैसों की जो है वो उनके सामने जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमारी कुछ इमदाद कर देंगे, जिसके बाद हम जो है वो यहाँ पर लोगों की इमदाद कर देंगे। यही हमने, मेरा ख्याल है हमने 2010 में मैं फ्लड्स कवर कर रहा था, उस वक्त भी जो है वो यही था। 2013-14 में फ्लड्स आए, उस वक्त भी जो है वो यही चीज़ थी। इसके अलावा तो हमने और कोई सबक नहीं जो है वो सीखा। या आप यकीन कीजिए, यहाँ पर ये मैं अपने सियासतदानों से और लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके देखें तो सही कि लोग जो है वो किस हाल के अंदर है, किस तरह से रह रहे हैं। ये लोग नहीं आपकी तकरीरें सुनते जो आप शाम को जो है वो करते हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि IMF से मुआहदा कौन तोड़वा रहा है और कौन जो है वो करवा रहा है। इन लोगों को राशन चाहिए, इन लोगों को खाना चाहिए, इन लोगों को टेंट चाहिए जो इनके सरों पर जो है वो, ताकि ये अगले आने वाले 4-5 दिन और एक हफ्ता जो है वो गुजार सके। ये लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट हम आपके तवज्जो से, एक्सप्रेस न्यूज़ इन तमाम माहिरीन के तवज्जो से हुकाम बाला तक भी पहुंचा रहा है। मुखय्यर हजरात से भी गुजारिश है कि खुदारा इस मुश्किल घड़ी में, जिस तरह से लोग पहले भी कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तानियों को यह खासा है कि मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में उन्होंने हाथ थामा है अपने हमवतनों का, और इस वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल है। और लेकिन तबाही पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। एक्सप्रेस टेलीविजन इस कार खैर के अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है, अपने रिपोर्टर्स के नेटवर्क के जरिए, अपने पर्सन्स के जरिए। माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे। ये नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुसूसी ट्रांसमिशन उम्मीद नौ में वेलकम बैक कहेंगे। और इस उम्मीद का मकसद ये है कि उम्मीद ये की जाए कि हम बेहतर अंदाज में उन सैलाब ज़दगान की मदद कर सकें, उनके पाँव पे उन्हें खड़ा करने में। इस चीज़ की उम्मीद कि हम इस कुदरती आफत और इस जैसी दीगर जो आफात हैं उससे बेहतर अंदाज में अगली बार उसका मुकाबला कर सकें, वो इक़दाम कर सकें। और एक्सप्रेस न्यूज़ अपने रिपोर्टर्स के नेटवर्क के साथ, अपने एंकर पर्सन जो फील्ड में मौजूद हैं और इस ट्रांसमिशन के ज़रिए इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप जिस पे भी भरोसा करें और जिस पे भी आपको लगता है कि बेहतर अंदाज में वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उस NGO को, उस हुकूमती नंबर पे जाके अपना कंट्रीब्यूशन शामिल कीजिए और आपके जो इस वक्त मदद के मुंतज़िर लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 तरह की हमें वैसे इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं। एक तो ये खबर कि कहाँ कहाँ तबाही हुई है, अलमनाक दास्तानें मौसूल हो रही हैं। दूसरा वो कि वो लोग जो इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा डाल रहे हैं। और तीसरा ये खबरें भी आ रही हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जो लूट मार कर रहे हैं, वो लोग जो कि अपने घर बार छोड़ के जा चुके हैं, उनके घरों को भी, उनके माल मवेशियों को भी जो बच चुके हैं, छोड़ा नहीं जा रहा। ये अलमिया है और इसके लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है कि इसकी भी निशानदेही की जा सके और इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो सके। और साथ में एक और चीज़ ये भी है कि 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसे जगहें होनी चाहिए जहाँ पे ये तमाम शिकायत मौसूल हों, जो लोग जहाँ पे फंसे हुए हैं उनकी इतलात मौसूल हों और फिर वहाँ से उनको मैनेज किया जा सके। तमाम NGOs भी वो डाटा शेयर कर सकें और एक ऐसा ऑपरेशन सेंटर होना चाहिए जो कि हुकूमत की सरपरस्ती में चले और सही अंदाज में जो हकदार हैं उन तक इमदाद बर वक्त पहुँच सके। बिल्कुल, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत जो भी NGOs जिस तरह से, जिस मिकदार में जिन लोगों को ये इमदाद पहुँचा रही है, उनकी जो कह लें एक डेटा बेस मेंटेन होना चाहिए
चाहिए ताकि हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में इस तमाम तर रिलीफ के लिए या जो तमाम तर मामलात को सेटल करने के लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी तबाही हुई है, किन लोगों के वो ज़्यादा उनको हेल्प दरकार है, चीज़ों की ज़रूरत है। इसी हवाले से बात करेंगे। एक और बात, इमरान सनाउल्लाह चूँकि हमारे साथ मौजूद है। इमरान, हमने कुछ दिन पहले भी आपसे जब बात की थी तो हमने यही कोशिश की थी कि जिन लोगों को इमदाद पहुँच रही है, तमाम लोगों को इमदाद नहीं पहुंच रही। चंद गिने चुने अफराद हैं जो शायद जिनके अंदर ये झिझक नहीं है कि वो मांगने में थोड़ी आर महसूस करें, वो शायद उस तरह से इमदाद ले लेते हैं, या जो खाने पीने की अशियाँ हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। हमने स्पेसिफिकली ख़वातीन को भी टारगेट किया था कि ख़वातीन जिन इलाकों में ये सैलाब की तबाही हुई है वहाँ बड़ी बापर्दा ख़वातीन हैं और वो बड़ी आर और झिझक महसूस करती हैं कि वो किसी के आगे जाएं, या मर्द हज़रात जो वहाँ पर रज़ाकार मौजूद हैं। क्या अभी तक ऐसे मामलात हैं? क्या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इमदाद का हक़ रखने के बावजूद उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं? रमला, बात यह है कि आपने इमदाद की बात की है, तो जितने भी NGOs हैं, हुकूमती इदारे हैं, गैर सरकारी इदारे हैं, वो मेन रोड्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। मेन रोड से वो गुजरते हैं और जो लोग मेन रोड्स पर अपनी इमदाद के लिए पहुंचते हैं उनको वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो दे देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ पर नुमाइंदे हैं यासिर इकबाल साहब, वो उन्होंने एक ऐसा घर लोकेट किया है जिसमें 8 लोग रहते हैं और उन 8 में से 7 लोग नाबीना हैं जो नहीं देख सकते। अब वो लोग, आप लोग मुझे बताएं, मैं अपने देखने वालों से भी पूछता हूं कि वो जो नाबीना लोग हैं, एक घर में से 8 में से 7 लोग, वो अपना राशन लेने के लिए, अपनी इमदाद लेने के लिए कैसे जा सकें? तो दूर दराज इलाकों को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पानी 1-2 दिनों से नहीं, काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ है और यहाँ पर मच्छर बहुत, उनकी बहुतात है, तो यहाँ पर मच्छरदानियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो आप लोग बात कर रहे हैं कि लोगों तक इमदाद पहुँचे, मैं अपने तमाम देखने वालों को पहले भी ये बात कह चुका हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम एक मरतबा फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब, ये लोग मांगने वाले नहीं हैं। ये बहुत खुशहाल लोग थे, ज़राअत इनका पेशा था और ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस मुश्किल मरहले में आके इस आफत ने इनको रोड्स पे लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं आपसे कहूँगा, ये इतना बैकवर्ड एरिया है। अभी यहाँ पे एक फिदा हुसैन साहब से मेरी बात हुई है, उनके जनाब 8 बच्चे थे, जिनमें से 5 बच्चे जो है ना वो उनकी डेथ हो गई। तो आप लोग ये देखें कि यहाँ पर तिब्बी सहूलियात नहीं है, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग अभी तक सिर्फ यही सोच रहे हैं कि जी हम कोई ऐसी जगह ढूंढें, कोई ऐसे लोग ट्रस्ट वर्दी ढूंढें जिनको हम इमदाद दे सकें, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप सोच के ये सब चीज़ें डिले ना करें। जहाँ जहाँ जिसका जो बस चलता है, जिसके पास एक्स्ट्रा चप्पल मौजूद है वो चप्पल दे। यहाँ पर बच्चे मैंने देखे हैं बगैर चप्पलों के घूम रहे हैं। जिसके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो एक्स्ट्रा कपड़े दे दे। मैं यानी सिर्फ पैसों की शक्ल में इमरान आप कह रहे हैं इमदाद नहीं होनी चाहिए। आपके घर में जो भी सामान है जो आपकी ज़रूरत का नहीं है या आपकी ज़रूरत का भी है, तो थोड़ा दिल बड़ा करके इन लोगों तक वो पहुंचाएं, चाहे वो कपड़े हैं, बिस्तर हैं, टेंट वाली सूरत हाल है, ऐसी बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ मैं भी इसकी निशानदेही करना चाहूँगा कि इन लोगों को जो कि आपकी इमदाद के इस वक्त मुंतज़र तो हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर, तस्वीरों के या वीडियोस बनवाने के लिए या अपने दिखावे के लिए कतई तौर पे उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर आपको ये कंट्रीब्यूशन करनी होगी। साथ में ये भी है कि अगर 3 करोड़ लोग बराह रास्त इस आफत से, इस कुदरती आफत से मुतासर हुए हैं, तो वो लोग जो कि अभी ये समझ रहे हैं कि वो मुतासर नहीं हुए, उन्हें भी इसके असरात का सामना करना पड़ेगा। महंगाई की सूरत में आप देख लीजिए, माल मवेशी जिनके मरे हैं, 7.5 लाख मवेशी इस आफत में मारे गए हैं, सब्जियां लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, तो सभी पाकिस्तान के लोगों को इसके असरात का बिलाखिर सामना करना पड़ेगा। रहमान साहब, क्या कहेंगे कि किस तरह से लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और क्या देख रहे हैं कि किस तरह से ये निज़ाम चल भी रहा है? देखिए, 1-2 चीज़ें तो आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की, और उसमें एक पॉइंट जिसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये हमने केपी के अंदर भी देखा कि लोग अपने घरों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उनको डर है, उनको ख़तरा है कि उनके जो पीछे घरों में वो जो सामान छोड़ कर आए हैं कोई ले ना जाए। और ये हमने केपी में भी देखा, लोग गाँव से निकल के सड़क के किनारे अपने घरों के पास आकर बैठ गए। हालांकि कैंप है लेकिन वो नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको डर है कि पीछे से उनके घरों को लूट ना लिया जाए, और ये पहले भी हो चुका है। तो
एक तो ये चीज़ जो है वो बड़ी अहम है। दूसरा देखिए, आने वाले दिनों में ये जो एपी सेंटर है सारे फ्लड का, वो अभी इस वक्त सिंध बनता जा रहा है। सिंध में ये ऊपर से अपस्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक, जहाँ पर ये जूही, मेहड़, कंबर, शदाद कोट, और अगर आप नीचे आते जाएं तो ये दादू का इलाका, खैरपुर, नाथन शाह, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर अभी पानी आ रहा है। तो सिंध पर जो है वो इस वक्त खास तौर पर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है वो जो आने वाले दिनों में जो एक बड़ा चैलेंज होगा कि ये लोग कितने दिन तक जो है वो बाहर रहते हैं, और जितने दिन ये बाहर रहेंगे इनको जो है वो अद्वियात की ज़रूरत होगी, यहाँ पर जो है वो चीज़ों की ज़रूरत होगी, राशन की ज़रूरत होगी, जो पका हुआ खाना होता है, किस तरह की बीमारियां किस तरह की सामने आ रही हैं, वबाई अमराज किस तरह की हैं, अद्वियात किस तरह की चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा तो यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रो का इशू है, जहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जब पीने का साफ पानी नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रो के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और गैस्ट्रो से डेथ्स भी जो है वो हो रही हैं। तो एक ये बड़ा इशू है। दूसरा, ये आप जो सैलाब अभी है इस वक्त, ये सैलाब जो है वो कोई मामूली सैलाब नहीं है। ये 2010 में जिस तरह से सैलाब आया था, जिस तरह से पानी आया था, ये उससे ज्यादा बुरा है, उससे ज्यादा जो है उसका स्केल है। फिर ये ही वो इलाके हैं जो कुछ अर्सा पहले जो है वो बारिशों की जद में थे, बारिशों की वजह से तबाह हुए थे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था। तो यहाँ पर आफत दर आफत जो है वो आई है। तो ये आप जरूर जहन में रखिए कि जब आपने इमदाद देनी है तो सबसे उसका बेहतर तरीका, जो हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर देखा है, कि इमदाद उन जो है वो तंजीमों, वैसे तो सारी तंजीमें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और मैं ये नहीं कहता कि किसी को देना चाहिए किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन वो तंजीमें जिनके साथ मकामी लोग मिलकर काम कर रहे हैं वो खास तौर पर जो है वो आपकी तवज्जो की मुस्तहिक होंगी, क्योंकि मकामी लोगों को मालूम होता है कि किस गाँव को ज़रूरत है, कौन से गाँव वाले जो है वो कहाँ पर बैठे हैं, किस घर में जो है वो नुकसान हुआ है। तो ये मकामी लोगों को साथ ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, हमने कुछ केपी के इलाकों में भी देखा, और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद से नज़दीक थे, क्योंकि शहरों से लोग जब निकलते हैं तो वो पहले उन्हीं इलाकों का रुख करते हैं। तो वहां पर क्या था कि वो मकामी लोगों के बगैर जो है वो पहुंच जाते हैं, तो इमदाद जो है वो सही तरह से जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। रहमान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साथ होना इस डिस्ट्रीब्यूशन में इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, क्योंकि आपने एनजीओज के हवाले से बात की, इमदाद के हवाले से बात की, और बेहतर अंदाज में इमदाद लोगों तक पहुंचे, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम बार बार आपकी याद दहानी के लिए आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ एनजीओज जिनके अकाउंट डिटेल्स हमारी टीवी स्क्रीन पर बार बार आ रही हैं, वहाँ पर आप राबता कर सकते हैं, उन अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं। कितने भी अमाउंट हो, चाहे छोटी से छोटी अमाउंट है, बड़ी से बड़ी अमाउंट है, ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूट करें। आपकी छोटी सी डोनेशन जो है किसी एक घर का चूल्हा जला सकती है, किसी एक घर में मौजूद मसाइल को हल कर सकती है, बचा सकती है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, ऑब्वियसली हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके ऑब्वियसली आपने देखा होगा बहुत चैलेंजेस हैं। हमने हम कुछ शो में बात भी कर रहे थे, प्रेग्नेंट ख़वातीन को लेके बड़े मसाइल हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद जो नौमौलूद बच्चे हैं जिनकी पैदाइश हुई है, वहाँ पर उस तरह की बीमारियाँ हैं पानी खड़ा होने की वजह से। रहमान ने तो जिस तरह गैस्ट्रो के हवाले से कहा, दीगर स्किन रिलेटेड इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या मेडिकल कैंप्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह से हैं, या मज़ीद कितना हमें दरकार है इसके लिए एक मैकेनिज़्म या एक अमाउंट कि यहाँ पर लोगों को बेहतर अंदाज में मेडिकली केटर किया जा सके? बहुत शुक्रिया। इस रिलीफ के काम में ना जी 3 बड़े एरियाज हैं। एक तो ये है कि शेल्टर है, वो किसी न किसी हद तक रोज़ाना कोई ना कोई फीड हो रहा है। हमने कोई 20,000 टेंट जो है ना उसका प्लान किया, बहुत सारे चले गए हैं, बहुत सारे और भी कर रहे हैं। फूड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, आज भी हमने 15 ट्रक निकाले। असल जो बहुत ज़्यादा इशू है, जो टेक्निकल इशू है ना, वो मेडिकल का है। अभी हमने राजनपुर के पास ही दाजल में कैंप लगाया, मैं वहाँ पे उस दिन मौजूद था। एक दिन में 400 पेशेंट था और 4 डॉक्टर थे, और वो मतलब आधे पेशेंट के पाँव में जूता भी नहीं था, और वो बड़ी बड़ी दूर दूर से बेचारे कीचड़ में होकर वहाँ आए थे। जो सरकारी अस्पतालों से दाजल जैसे छोटे शहर में था वो तो पहले ही इनसफिशेंट था, और फिर ओवरवेलमिंग के साथ वो भी ख़त्म हो गया। अब वो मैं ये सोचता हूँ कि आपने एक दिन की उसकी दवाई दी, वो तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन दवाई आपने दी है कि भी जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, और फिर वो शाम को पानी तो फिर वही गंदा पिएगा, तो फिर वो क्या, फिर दूसरी डिजीज़ें स्किन की हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा मसला जो बहुत सी डेथ हुई है वो सांप के काटने से हुई है, उसकी वैक्सीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने कोई सैकड़ों जो है ना वो मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, कहीं 1 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं इससे ज़्यादा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पानी क्योंकि नीचे जा रहा है, वापस जा रहा है, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में अगर फर्दर को बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो लोग अपने घरों को वापस चले जाएंगे।
किसी न किसी हालत में घर तक पहुँच जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब ये जो चैलेंज जो है आप ना, वो सारी मेडिकल का है। जिन चीज़ों की निशानदही कर रहे हैं, इसके लिए क्योंकि एक मुनज़्ज़म डाटा तो गवर्नमेंट के पास मौसूल हो रहा है, तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन आपकी हुकूमती सतह पे भी है? जी, हम जिस तरह से अभी अरमला ने जिक्र किया कि कमोबेश 73,000 ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं जिन्हें फौरी तौर पे मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो आप दीगर वबाई अमराज बता रहे हैं, तो इसके लिए बेहतर नहीं है कि हुकूमत के साथ आपका कोऑर्डिनेशन हो, राब्ता हो, और फिर आपकी टीम्स मुश्तरका तौर पे ऑपरेशन करें? आपकी बात दुरुस्त है। रहमान, एक मिनट डॉक्टर साहब को इंटरप्ट करिए, रहमान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी रहमान। मैं सिर्फ एक चीज जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, यहाँ पर जो इलाकों में जरूरत महसूस हुई है, नंबर 1 जो कैंप्स हैं जो बड़ी जगहों के पास जो है वो लगने उनकी जरूरत है। दूसरा, ये सैलाब के इलाके एक बेल्ट की सूरत में ये पानी जब नीचे आता है तो इसके जो आसपास के शहर हैं वहां तक के लोगों का एक्सेस फिर भी है, जो मरीज जरा ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ये भी जरूरत है कि जैसा ठट्ठा, बदीन, ये जो आसपास जो जहां पर जो हॉस्पिटल हैं, DHQs हैं, वहां पर कम अज कम ये खास तौर पर जो है वो इंतजाम हों कि इन इलाकों से जो पेशेंट आ रहा है जो जरा ज्यादा बीमार है उसको कम से कम जो है वो ट्रीट किया जा सके और वहां पर वो फैसिलिटीज दी जा सके। ठीक हो गया, ठीक जी हो डॉक्टर गया। डॉक्टर साहब मैं एक तो ना जैसे मैं आपको छोटी सी ये जो डेटे वाली बात है ना, मतलब 7,05,000 50,000 मवेशी बह गए, ये कोई 10 दिन से खबर चल रही है। और बहुत ज़्यादा रेट बढ़ अच्छा, चुका मैं ये कहता हूँ कि ये कहाँ से डेटा है, अभी तक तो हम वहाँ पहुँचे नहीं है। दाजल से 40 किलोमीटर कोई सुलेमान है, पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है, कोई वहाँ पे जाने की जगह ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेटा भी आ रहा है, ये टोटल एस्टिमेटेड डेटा है, जबकि सूरत इससे कहीं ज़्यादा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब हम जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमने अभी जो दाजल में लगाया वो गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर हमने अपना कैंप लगाया, क्योंकि बारिश में आप ओपन एयर कैंप नहीं लगा सकते। कोयटा में हमने कैंप लगाया, वो भी इस तरह किसी के घर था वहाँ पे लगाया। मैं खुद कोयटा गया, PDMA से हमने मुलाकातें की, हमने जो रेड क्रिसेंट है उनसे मुलाकातें की। हमारा तो आप समझे कि भी ये तो कोऑर्डिनेशंस हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि भी हम मिलजुल कर कितनी खिदमत कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं ये कहूँ कि ये आपने एक डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, तो एक डे की डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान का 400 किलोमीटर दूर है, और अगर आप किसी एक कोने में भी काम करें, दूसरे कोने में काम करें, लेकिन जब भी लोग जाते हैं, तंजीमें जाती हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा आपने मेडिकल कैंप यहाँ लगाया, हम किसी दूसरे गाँव में लगाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन मौजूद है, कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये जो मेडिकल का काम है ना, ये बड़े सोच समझ के करने वाला काम है। आम बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। मैं फूड तो तकसीम कर सकता हूँ, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज तो नहीं दे सकते। अब उसके लिए डॉक्टर्स का सरकार की सतह पर भी हमारे बीमा के लोग हैं, वो भी जा रहे हैं, दवाइयाँ भी लेकर जा रहे हैं, आज भी ट्रक के ट्रक जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आप ये समझें कि भी मैं समझता हूँ कि अब खाने पीने का मामला किसी हद तक सेटल हो गया है, गो के मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन असल चीज़ जो चैलेंज आएगा ना वो ये है, और खुदा ना खास्ता अगर हमने इसको प्रॉपर एड्रेस ना किया तो इतने फार फ्लंग एरियाज हैं, तो ये किसी इंसानी अलमिया को आइंदा आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है, तो हमें फौरी तौर पर जो मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ NGOs तो करी हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर हम डॉक्टर हजरात से भी अपील करेंगे कि आप प्लीज़ ज़रूर वॉलंटियर करें, वहाँ जाएँ, इन लोगों को आपकी ज़रूरत है। ऑब्वियसली जैसे अभी डॉक्टर मुश्ताक कह रहे थे कि ये आम बंदे का काम तो नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, और डॉक्टर्स इसको बहुत बेहतर अंदाज में केटर कर सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फ्लड मैनेजमेंट को लेकर हम कहाँ स्टैंड करते हैं वैसे तो हमारे सामने है, और इसके साथ साथ सैलाब की सूरत हाल के हवाले से और मजीद आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है उस पर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप ब्रेक के बाद नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन उम्मीद 9 में आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर अदाकार खालिद अब्बास डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनूबी पंजाब का इलाका राजनपुर, और वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, क्या उन्होंने वहाँ पे मसाइल देखे, किस तरह की तबाही है, और क्या वो गुजारिश करेंगे हुकाम बाला से, मुखैर हजरात से, किस तरह से आगे बढ़ के इन मुतासरीन की मदद की जाए। डार साहब की ज़ुबानी जानते हैं। डार साहब क्या कहेंगे? यार, जहाँ तक बर्बादी का ताल्लुक है, ये तो बिन जाने बल्ला है, ये अल्लाह की तरफ से ऐसी अनहोनी बातें होती हैं। बाकी ये है कि मेरी जो रियासत है, मेरी जो हुकूमत है, वो भी अपने तौर पे लगी हुई है। बाहर के मुल्कों के जो दोस्त हैं वो भी कर रहे हैं, मुखैर हजरात भी इसी तरह इमदाद में लगे हुए हैं। जो आज मैंने देखा ना, रुझान में एक जगह है वहाँ पे, यानी ये सब हुई हैं, तो 5-6 गांव के लोग कश्तियों पे बिठाल के उन्होंने एक जगह पे इकट्ठे हुए हुए थे। एक फाउंडेशन है, अलमेरा फाउंडेशन,
जी अलमरा फाउंडेशन है, उनके अपना जो रूए रवा है सोफिया बीबी, वो कोई 1100-1200 लोग 5-7 यानी मौजे समझ लो, गांव समझ लो, कस्बे समझ लो, वो 5-7 कस्बों से जो लोग यानी गाड़ी पे नहीं जा सकते उनके यहाँ, उनको कश्तियों पे बिठाल के एक जगह पे ला के तो उन्होंने राशन तकसीम किया। उसमें खवातीन के कपड़े थे, मर्दाना कपड़े थे, बच्चों के सामान थे, बैट थे, गेंद फुटबॉल थे, बच्चों के खेलने की चीजें थी, फिर जूसेस थे, फिर सारे 2 महीने का राशन था हर एक पैक में, और उसमें ड्राई ये जो पाउडर मिल्क होता है वो था। तो डॉक्टर साहब, जितने बड़े पैमाने पे तबाही है, जितने ज्यादा मुतासरीन है, आपको लग रहा है कि इमदाद उस हिसाब से पहुंचना शुरू हो गई है इन इलाकों में? अब इमदाद तो इस कदर पहुंचना शुरू हो गई, अब तो पानी भी बहुत कम होता जा रहा है। जहाँ पे 6 फुट पानी था वहाँ पे अब 1.5 फुट रह गया है। अब उनके बसने की जगह जो है वो बनाई जा रही है। जो जो लोग वहाँ पे कच्चे घरों में थे अब वो घर नहीं है, मगर इस फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया। मैं कोई 4 घंटे रहा और वहाँ पे उनको देखता रहा। अलमेरा ये फाउंडेशन जो है, ये मैं इंशाल्लाह अपनी चैनल से भी कहूंगा कि उनको किसी को आप किसी वक्त मॉर्निंग शो में बुलाओ ताकि वो और ज्यादा। खालिद अब्बास साहब, आप मज़ीद कुछ हमारे प्लेटफॉर्म से ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत ज़्यादा इस सोशल वर्क में भी बहुत बढ़ चढ़ कर आप काम करते हैं। ऑब्वियसली इस वक्त ज़रूरत है तमाम लोगों को हमारी हेल्प की, हमारी इमदाद की। तो पाकिस्तान के लोगों को, हुकूमत वक्त को तो आपने कहा ही, साथ साथ क्या कहेंगे कि मज़ीद क्या किया जाए कि इन लोगों की कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सके मज़ीद? तो ये कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक फैमिली है, और अल्लाह ताला की फैमिली के जितने इंसान हैं उनकी मदद जो है वो बहुत जरूरी है। और हम भी चूँकि जो इस सैलाब से बचे हुए हैं, चंद लोग जो हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब में तो हर साल यही काम होता है, तो ये अब कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सैलाब के लिए नहीं काम कर रहा और उनकी इमदाद नहीं कर रहा। अब ये है कि उनके कच्चे मकान जो हैं उनको पक्का हो जाने तक ये बेचारे जरा से परेशान रहेंगे। ये किस तरह ये रात गुजार रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता, और किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो हमारे यानी वो भी हमारे ही बहन भाई हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज जाके वहाँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और इसी तरह से जिस तरह से आपका जज्बा है, पाकिस्तानियों का जो जज्बा है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को किसी तरीके से कम किया जा सके, उनकी मुश्किलात का अजाला मुमकिन बनाया जा सके। डॉक्टर साहब, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर डॉक्टर अहमद अली गुल साहब भी मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज की बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, और साथ में हमने ये भी देखा कि हमारे सियासतदान जिस तरह से इमरान खान साहब हैं, बिलियन ट्री सुनामी का मनसूबा उन्होंने शुरू किया, बहुत ज़्यादा अच्छा मनसूबा था, लेकिन साथ में इस डिज़ास्टर के अंदर हमने एक और अलमिया भी देखा, टिम्बर माफिया का जो किरदार है, जो रैले आए हैं बड़े, उसके अंदर हमने देखा कि बड़ी तादाद में कटे हुए दरख्त जिन्होंने तबाही के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ये इससे किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? साथ में जो हुकूमत का किरदार है, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है और क्या उसे करना चाहिए जो अभी तक नहीं कर सके? वो जुनैद, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। हुकूमत जो है वो इस साल, पिछले साल बल्कि, उन्होंने अपनी COP26 एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एक डॉक्यूमेंट पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए अगले 5 सालों में क्या करना है। उसमें एक चीज़ तो वो है जिसमें हमने अपनी एमिशंस को कम करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान की एमिशंस प्रोफाइल और वल्नरेबिलिटी को देख के कि हमने किस तरह से अपने आप को क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात से बचाना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस थी, इस तरह बंद कहाँ बनाने हैं, डैम कहाँ बनाने हैं, क्या करना है। उसके अलावा हमने अपनी अर्ली वार्निंग पे क्या काम करना है, प्रिपेयर्डनेस पे क्या काम करना है। एट दिस पॉइंट हमें तो ये देखना है कि वो जो हमने कागज़ में लिख के चीज़ें जमा कराई हैं, हम अगर उसके ऊपर अमल कर लें और उसके ऊपर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी फॉर अस। और वो बहुत हमारे लिए अर्जेंट एक नीड है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर 1 डिग्री भी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है तो 3 गुना हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स स्पेंडिंग
और ये हर साल बढ़ता भी जा रहा है, इसकी शिद्दत में हर साल इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे, हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट कार जावेद शेख साहब भी मौजूद हैं, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब कि आपने में ज्वाइन किया। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा एक इस वक्त मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, ऐसे में हर इंसान, हर जो फनकार बरादरी है वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है और लोगों से अपील भी कर रही है। आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली लोगों को इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो मुश्किल में हैं, हम किस तरह से उनकी मदद करें? जावेद साहब आपको आवाज़ आ रही है? हाँ। जावेद साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? अब वो करेगा बंदे को। जावेद साहब से हम कोशिश करेंगे उनसे भी रब्ता कर सकें। साथ में अगर हम बात करें अपने दोस्त ममालिक की, हर बार की तरह इस बार भी जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, पूरी दुनिया से आवाज़ उठाई जा रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज की बात करें उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, उस मसले को एड्रेस भी किया जा रहा है, लेकिन हमें भी उसके लिए होमवर्क करने की ज़रूरत है। जावेद शेख साहब, उम्मीद है कि आप सुन पा रहे होंगे। जावेद साहब, आपके वक्त का एक तो बहुत शुक्रिया, दूसरा आपकी तरफ से क्या मैसेज है अपने जो परेशान हाल बहन भाई हैं, जो मुतासरीन हैं, सैलाब ज़दगान हैं, उनके मुश्किलात के अज़ाले के लिए हम मजमूई तौर पे क्या कुछ कर सकते हैं? जावेद साहब आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। जी सर, क्या मैसेज देंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म से? ऑब्वियसली लोगों को इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है हमारी हेल्प की, और ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क मुश्किल दौर से गुजर, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखें जी, बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा आलमी है कि भाई इतना डिजास्टर हुआ पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में, और जो नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये तो हम सालों भी मदद करते रहेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। ये तो बहुत, मुझे तो देख के खौफ आता है। और बहरहाल हमें आज से अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। हर इंडिविजुअल को ये सोच कर कि उसके पास जो भी है, पानी की बोतलें हैं, दूध है, चाय की पत्ती है, कपड़े हैं, कुछ भी है, वो वहाँ पे जो लोगों इस काम में मसरूफ़ है देने में, उनको जाके दे, ताकि उनके पास जल्द से जल्द ये चीज़ मुहैया की जाए। क्योंकि कुछ नहीं है उन बेचारों के पास, लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, ना कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है, बच्चों के पीने का पानी नहीं है, दूध नहीं है। तो ये बहुत मेरे ख्याल है कि हम जितना भी करें वो कम है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है शेख साहब, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी कोशिश हो रही है, इससे अगर कोई एक जान भी बच सके तो हमारी ये कोशिश कामयाब रहेगी। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जो इक़दाम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, उसमें बिला तफरीक, बगैर किसी वाबस्तगी के जो NGO इस कार खैर में हिस्सा डाल रही है, वो सारे के सारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आर्म्ड फोर्सेज हों, चाहे वो नेवी हो, बहरिया हो, या फिर इसके साथ साथ एयर फोर्स हो, इस तमाम फोर्सेज ने कैंप्स लगाए हुए हैं, राशन तकसीम किया जा रहा है। सब अपने तौर पे, फनकार बरादरी जिस तरह शेख साहब भी बात कर रहे हैं, वो भी अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शेख साहब, हुकूमत से क्या दरखास्त करेंगे, क्योंकि ये सैलाब तो हर साल आते हैं, ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए कि इस नुकसान के बचाव के लिए हम कोई कोशिश कर सकें, जानी माली नुकसान को अगली बार कम कर सकें? नहीं भाई, ये तो 70 साल से हम देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये सबसे बड़ा ये सवाल है कि इतने भाई सालों से किसी ने डैम ही नहीं बनाए, भाई पाकिस्तान में ये सबसे जरूरत है, ज्यादा है। जैसे हमेशा जब भी कालाबाग डैम की बात होती है तो हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती है कि नहीं भाई सियासत होना शुरू डैम बनाए, नहीं सुने, वो डैम बनाएंगे तो ये सैलाब आ जाएगा। अरे आपने डैम नहीं बनाया, फिर भी सैलाब आ गया, बिल्कुल क्या करेंगे? है ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तो कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा। हर हुकूमत को, जो भी हुकूमत में आए, वो कम से कम ये डिसाइड करे कि मैं अपने 5 साल के टेन्योर में 2-4 डैम बनाने का काम शुरू कर दूँ। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस सैलाब के हवाले से आप बात कर रहे थे, और वही बात कि हमें
पॉलिटिकल अपने व्यूज़ को साइड पे रख के इस वक्त इस मुश्किल वक्त में ये सोचना होगा कि आइंदा आने वाले साल हमारे उन लोगों के लिए जो हर साल इस तकलीफ़ से गुजरते हैं, हर चंद साल के बाद इन मुश्किलात का शिकार होते हैं और फिर वही सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? उनकी फसलें, उनके जानी माली मवेशियों का नुकसान, हर तरह का नुकसान वो बर्दाश्त करती हैं और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान को, हम सबको खाने हमारे जो हम मुख्तलिफ तरह के देखते हैं अपने आगे, उसमें कहीं ना कहीं इनकी कंट्रीब्यूशन है। जो फसलें ये उगाते हैं, जिन पे ये काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुश्किल वक्त में इन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है, इन्हें हमारी मॉरल हेल्प की ज़रूरत है। और जुनेद, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इनको अभी रिलीफ, इमदाद सब कुछ दे देंगे, लेकिन इस सैलाब के बाद जो एक मेंटल ट्रॉमा से ये लोग गुजरते हैं, वो भी एक बड़ी वर्स्ट सिचुएशन होती है। डॉक्टर साहब, ये अगर हम इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से भी दरख्वास्त कर सकें, क्योंकि 1 माह से तो ज़्यादा हो चुका है इस डिज़ास्टर को, तो एक प्लेटफॉर्म से वन विंडो ऑपरेशन अगर हो, एक हेल्पलाइन अगर पूरे पाकिस्तान के लिए कम से कम, और कुछ नहीं तो सूबाई सतह पे ऐसी हेल्पलाइन हो जहां पे तमाम शिकायत, तमाम ज़रूरियात की चीज़ें या रिक्वायरमेंट्स वो पहुँचें और फिर उसी के ज़रिए, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही तमाम NGOs जो भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं उनको मूव करवाया जाए जिन जिन इलाकों में वो पहले से अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो ये कितना बेहतर होगा, कितने बेहतर तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं इससे? बात आपकी दुरुस्त है जी। अभी कल परसों ही कुछ सेंटर के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, तो उसमें वो सरकार के और आर्म फोर्सेस के लोग भी हैं। मेरा ख्याल अगर उसको एक्सपेंड किया जाए तो उसमें जो बड़ी NGOs हैं अगर उनको भी साथ मिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। लेकिन जुनेद साहब, असल में डॉक्टर साहब भी इस बात पे आप बात कर सकते हैं, ये जो डिज़ास्टर है इसका रिस्पॉन्स लोकल होता है। तो लोकल जो है ना, अगर फ़र्ज़ करें हमारी लोकल बॉडीज स्ट्रॉन्ग होती तो यकीनी तौर पर उनके पास कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, कम्युनिटी उसको करती है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर लेंगे तो मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हर जगह की ज़रूरियत जो है ना वो डिफरेंट है। कहीं कश्ती चाहिए आपको, कहीं आपको कोई पुल बनाना है, कहीं पे फूड चाहिए, कहीं पे फूड। कल मेरी बात हुई पेशावर में, उनके ये फूड नहीं चाहिए, अब घर के बर्तन चाहिए ताकि लोग अपना राशन जो है ना, टॉयलेट की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, उन्होंने एक उनकी 4 पहिए रुड़ गई हैं, 4 पहिए हमें आप मतलब मुहैया करें। किसी जगह पे कहते हैं कि मच्छर बहुत आ गया है तो उसके लिए हर जगह के मुख्तलिफ मसाइल हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये लोकल गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और तहसील गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होना जी, तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। और इसमें लेकिन बहुत जो एक आप समझे कि मैक्रो लेवल पे कोई प्लानिंग है वो तो डेफिनेटली सूबे को, उसके लिए उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। तो ये वो मौका है कि मेरे ख्याल इसमें हमारे मजहबी भी, सियासी भी, ग्रोही भी, सब इख्तलाफात को ख़त्म करने के बाद मुल्क की बात करनी चाहिए। तो इख्तलाफात तो कायम रहेंगे, बाद में मतलब। डॉक्टर अहमद साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे शायद? बिल्कुल, मैं इसी में आपकी बात बहुत वैलिड है डॉक्टर साहब। जो जितना भी हमने अभी एफर्ट करना है, अभी तो इस वक्त हम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपट रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमने उनको रिलीफ प्रोवाइड करना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब भी इस तरह की आफत आती है या आइंदा खुदा न खास्ता कभी आए, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो कम्युनिटी इटसेल्फ होती है। और उस कम्युनिटी को एम्पावर करना है हमने, उनकी कम्युनिटी की जो अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको एम्पावर करना है। और ये CBDRM जितनी भी ऐसे इलाके जहाँ पे फ्रीक्वेंटली इस तरह के डिजास्टर्स आते हैं, वहाँ पे CBDRM को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसको कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। और वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सबसे बेहतर उसमें रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इमरान सनाउल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, चूंकि अभी जिस तरह से दोनों डॉक्टर मुश्ताक ने भी और डॉक्टर अहमद ने भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि यहाँ पे जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं या हम लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें हमने जो कोऑर्डिनेशन है उसका लैक काफ़ी हद तक देखा है कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों को रिलीफ का मामला हुआ उसमें चैलेंजेस रहे। आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की और आपको क्या लगता है, अब चूंकि आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, कि लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करना, वसाइल का होना, उनके लिए इक़दामात बर वक्त होना कितना ज़रूरी है? अर्मला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने नहीं आ सकते। इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से वो रिक्वेस्ट आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि इन लोगों के पास अगली फसलों के लिए जनाब पैसे नहीं हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो अगली जो गंदम की फसल है ना, वो नहीं बन सकती, तो गंदम की किल्लत हो सकती है। तो गवर्नमेंट से ये लोग हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि हमें एक तो गंदम के बीज
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کھاد اگر مفت دے دی جائے تو کم از کم یہ علاقہ جو کہ بیٹھ چکا ہے دوبارہ سے کھڑا ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بات, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, چھوٹی سی بات یہ ہے, سب لوگ اس وقت اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کیسے ان لوگوں کی مدد کی جائے, آخر کیا طریقہ کار اپنایا جائے, کیا کوارڈینیشن ہو. میں ہر انڈیویجول کو ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ اس ایک گھر میں موجود ہے جو کہ سیلاب زدہ ہے, چاروں طرف پانی ہے, اور پھر وہ یہ سوچے کہ مجھے مدد کیسے آنی چاہیے, مجھے کس طرح سے ریلیف ملنا چاہیے, کس طرح سے ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. وہ تمام کام جو کہ وہ اپنے لیے خواہش کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ ان لوگوں کے لیے وہ ایفرٹ کریں. ایفرٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1-1.5 ماہ جو ہے مزید ان لوگوں کے لیے مشکل ہو اور ریکوائرڈ ہے, اور یہ ایک دن کی ایفرٹ نہیں ہے, یہ بڑی لانگ ٹرم ایفرٹ چاہیے ہوگی. شاید اس 1-1.5 مہینے میں اس طرح سے ہم جو مہینے کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کا امپورٹنٹ رول ہے, اور اس کے لیے ہم نے آج کی خصوصی ٹرانسمیشن بھی رکھی تھی کہ مخیر حضرات یا جو بھی لوگ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں, ہم نے بار بار اپنی ٹی وی اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر چلائے ہیں مختلف این جی اوز کے. ایکسپریس کی اپنی جو ہیلپ لائن ٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کہیں بھی کرنا چاہیں کنٹریبیوٹ ضرور کریں. اپنے تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر احمد علی گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس سے پہلے رحمان عزت ہمارے ساتھ تھے, عمران ثناء اللہ گراؤنڈ پہ صورتحال سے آگاہ کیا, کوئٹہ سے محمد اکرم تھے, نوشہرہ سے شاہزیب خان تھے, خالد عباس ڈار صاحب اور جاوید شیخ صاحب. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی جو کہ اس وقت مشکل کی گھڑی میں ہیں, جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے, وہ کسی طریقے پہ, وہ سامان کی ضرورت ہے, ادویات کی ضرورت ہے, یا جو بھی انہیں چیزیں ریکوائرڈ ہیں, آپ جس بھی ذریعے سے ان تک پہنچنا چاہیں اس مدد کو پہنچائیے تاکہ جلد سے جلد اس بحران سے ہم نکل سکیں اور اس پہ قابو پا سکیں. ابھی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.